क्या टैटू करवाने से भी कैंसर का खतरा होता है? बहुत सारे लोग पूरी बॉडी में टैटू करवा लेते हैं और आप कह रहे हैं नेचर से जितना दूर जाओगे उतना कैंसर करीब, तो क्या वो खतरनाक होता है? अगर आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन पॉइंट ऑलरेडी हाई, अगर आपने इम्यून सिस्टम ऑलरेडी आपने काफी ज्यादा लो है, आपको टैटू नहीं कराना चाहिए। अगर आप टैटू करा रहे हो और आपका बॉडी इन्फ्लेमेशन टेकअप नहीं कर सकता या उसको डील नहीं कर सकता और इम्यूनिटी लो है, डोंट गेट इट डन। कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। क्या टैटू करवाने से भी कैंसर का खतरा होता है? बहुत सारे लोग पूरी बॉडी में टैटू करवा लेते हैं और आप कह रहे हैं नेचर से जितना दूर जाओगे उतना कैंसर करीब, तो क्या वो खतरनाक होता है? सो बेसिकली क्या होता है, जब आप टैटू कराते हो तो ये जो इंक है जब ये स्किन के ऊपर की लेयर में जाती है तो मैक्रोफेजेस वहाँ पर सीधे अटैक करते हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल आई वुड से आर्टिफिशियल इंक है जो फॉरेन बॉडी है जो आपके शरीर के अंदर गई है। सो सीधे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप टैटू कराते हो तो आपकी पूरी स्किन रेड होती है डे 1 डे 2 पे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे करके कहते हैं कि अरे इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करती है। अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, अगर आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन पॉइंट ऑलरेडी हाई है, अगर आपने इम्यून सिस्टम ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा लो है, आपको टैटू नहीं कराना चाहिए। अगर आप टैटू करा रहे हो और आपका बॉडी इन्फ्लेमेशन टेकअप नहीं कर सकता या उसको डील नहीं कर सकता और इम्यूनिटी लो है, डोंट गेट इट डन। कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप इसको इजीली करा सकते हो, ठीक है, फिर आप करा सकते हो। क्या पोर्नोग्राफी और इंटीमेट टॉयज का बढ़ता चलन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन और आगे चलकर कैंसर की वजह हो सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुभांकर के पास अगर आए और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये आजकल काफी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब अच्छा, तो इट्स गोना बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि आज पूरा पॉडकास्ट ही महिलाओं के हमने अगर उसको आप अच्छे से सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, अगर इफ यू आर नॉट क्लीनिंग इट वेल, तो फिर यस आपको इन्फेक्शन का खतरा, जैसे मैंने स्पॉन्ज का बताया, तो सेम चीज़ तो आप इंटीमेट टॉयज का भी होता है ना। इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग इट वेल, अगर आपने उसको अच्छे से वॉश नहीं किया, अगर आपने उसको अच्छे से सैनिटाइज या क्लीन नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप वो जर्म्स या वो बैक्टीरिया बार बार ले रहे हो। तो ये बहुत ही सेंसिटिव, वेजाइना की जो लेयर होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड प्योर होती है। तो जब आप उसमें आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बाहर का ला रहे हो, इन्फेक्शन का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वो इन्फेक्शन हमेशा, हर जो इन्फेक्शन होता है वो रेट्रोग्रेड होता है, मतलब ऊपर की तरफ एसेंड होता है। तो जब वो इन्फेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं ओवरीज में या फिर वल्वा में या फिर वेजाइना में इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जब इन्फेक्शन बढ़ा, जो अनट्रीटेड रहा। क्या लोनलीनेस और ब्रोकन हार्ट शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो कैंसर सेल्स को जन्म देते हैं? और क्या दुख कैंसर की वजह है? यस, अनहील्ड ट्रॉमा। अगर दुख है आपको, एक लेडी आई थी मेरे पास जिसको कैंसर डायग्नोज हुआ, ऑल ऑफ अ सडन, कोई सिम्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, हिल्स पे रहती है, पालमपुर धर्मशाला की थी। एंड जब आई मेरे पास तो बहुत रो रही थी, सारी चीज़ें। तो मैंने कहा क्या हुआ आपको, क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, कैसे डायग्नोज हुआ? तो उसकी बेटी साथ में बैठी थी, उसने बताया कि अभी इनके हस्बैंड की डेथ हुई 1 साल पहले, और उसके बाद से ये थ्रू आउट ही रोती रहती है और कुछ भी सोशली लोगों से मिलना बंद कर दिया, दोस्तों से नहीं मिलती। इनके यार दोस्त है जो आपस में इनके कथा कर रहे, सत्संग में जाती थी, मंदिर जाती थी, वो सब बंद कर दिया और घर पे कन्फाइंड हो गई। और पति के जाने के बाद वो लॉस ही बेयर नहीं कर पाई कि मेरा लाइफ पार्टनर चला गया। 1 साल बाद कैंसर डायग्नोज हो गया। लोनलीनेस एंड अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, मतलब जिससे प्यार करते थे वो चला गया, उसका सदमा और अकेलापन। अगर आप अकेले रहते हो, ये कैंसर का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। ऑलवेज टॉक टू समवन, अकेले मत रहो। दूसरा, अगर हो सके तो जो भी इमोशनल ट्रॉमा है, वो कहते हैं ना कि अरे यार भूल जा आगे बढ़, टेक इट आउट, इट्स ओके, प्रोसेस। एक कहावत है, प्रोसेस द पेन। लाइफ में किसी की भी अगर डेथ हो गई है जो आपके बहुत अजीज था, जो बहुत प्यारा था, कोई भूलने की जरूरत नहीं है। याद रखो, धीरे धीरे करके प्रोसेस करो, रिलीज आउट करो, अंदर इमोशंस को मत रखो। शरीर का हर सेल की मेमोरी होती है,
एवरी सेल हैज अ मेमोरी. आप भूल जाते हो, सेल्स याद रखते हैं. और जो सेल मेमोरी याद रखती है वो किसी ना किसी बहाने से बाहर निकलती है. कैंसर उसका सबसे बड़ा कारण है. अनहील्ड, अगर आपने इस सेल की मेमोरी को हील नहीं किया, मतलब वो इमोशन को वेंट आउट नहीं किया, बक दो, बोल दो, दोस्तों से शेयर कर दो, डेली रोना 1 महीने तक रो लो, कोई दबाने की जरूरत नहीं. मत रो, जो बोलते हैं ना परिवार में, मत रो, चुप हो जा, भूल जा उसे, आगे बढ़. नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितना लगे डू इट. बट देन सेल की मेमोरी को भुला दो, शरीर को याद मत रहने दो, खुद भी वेंट आउट कर दो. इट शुड बी एज अ पॉजिटिव एंड अ गुड मेमोरी. हाँ, मैंने के साथ ये दिन अच्छे स्पेंड किए, बजाय इसके कि आप इस ट्रॉमा में रहो, हाय मुझे छोड़ के चले गए. दैट्स इंपॉर्टेंट. महिलाओं में जो नेल एक्सटेंशन आता है, नेल पॉलिश होती है, लिपस्टिक का रोज़ाना इस्तेमाल होता है जिसमें लीड होता है, क्या वो ब्लड कैंसर या स्किन कैंसर का कारण बन सकता है? यस, हमने पुराने पॉडकास्ट पे बात करी थी. आप मुझे कोई भी लिपस्टिक उठा लो, कोई भी नेल पॉलिश उठा लो, उसके प्रोडक्ट्स देख लो, आज तक सबसे ज़्यादा अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री नेल पॉलिश, नेल पेंट एंड लिपस्टिक की है. और किसी भी लिपस्टिक में, किसी भी नेल पेंट में, किसी भी नेल पॉलिश में नहीं लिखा होता उस पर इंग्रेडिएंट्स क्या है. और उसमें जो लेड होता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, उसी के थ्रू आपने नेल पेंट लगाया और उसी के थ्रू आपने खाया. आपने अच्छी सी पानी पूड़ी ली, पानी पूड़ी खाई, धीरे धीरे करके वो नेल पेंट आप इंजेस्ट कर रहे हो. दीज ऑल केमिकल्स आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी. फिर यही आगे चल के फ्यूचर में ब्रेस्ट मिल्क में भी आएगा, यही आगे चल के आप अंदर भी एब्जॉर्ब करोगे. इन सब में माइक्रोप्लास्टिक्स भी होते हैं. अगर मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट्स को, अगर कभी भी किसी के स्कैन, अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जिसके थ्रू हम किसी के शरीर का माइक्रोप्लास्टिक लेवल रूटीन में जांच करने लगे, हर किसी की लाइफ में ना एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक निकलेगा हर किसी के शरीर में. सोचो वो डीएनए को कितना डैमेज कर चुका होगा हर किसी के शरीर में. जो प्लास्टिक की बोतल में आप पानी पी रहे हो, जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो, जो गर्म चाय पी रहे हो, एवरीथिंग, जितनी प्लास्टिक आप इंजेस्ट कर रहे हो रूटीन में, हर साल एक क्रेडिट कार्ड जितनी प्लास्टिक आप अपने शरीर से बाहर निकालोगे. इतना प्लास्टिक हमारे अंदर है, माइक्रोप्लास्टिक. इवन जो टूथब्रश भी यूज़ कर रहे हो ना, माइक्रोब्रिसल्स, वो छोटे छोटे माइक्रोब्रिसल्स, वो डेली ब्रश करते हुए माइक्रोब्रिसल्स भी अंदर प्लास्टिक से एब्जॉर्ब हो रहे हैं. नोबडी इज नोटिसिंग इट, नोबडी इज नोटिसिंग इट. और एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हमारे शरीर से निकलेगा. बाप रे. नहीं, डरना नहीं है, सॉल्यूशन है इसका. हर चीज़ का एक ऑप्शन चूज करना है, और वो ऑप्शन अगर आप राइटफुली चूज करते हो, यू कैन बी आउट ऑफ इट. ओके. मैंने अभी कई सारे सेक्सुअल डॉक्टरों से बातचीत की जी. तो एक नया टर्म उन्होंने बताया था कि वेजाइनल टाइटनिंग, कि उनकी क्रीम्स आती हैं, जेल बहुत वायरल होते हैं, जो अगेन ये क्विक फिक्स तरीके हैं. क्या ये सब भी महिलाओं में कैंसर बढ़ने की वजह हो सकते हैं? वेजाइनल टाइटनिंग नेचुरल फॉर्म से या केमिकल से? केमिकल के थ्रू, क्रीम्स के थ्रू. आंसर मिल गया आपको. लेबल पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो. अगर कोई केमिकल है जो आपने नाम नहीं सुना और जिसके लिए आपको चैट जीपीटी या गूगल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसको शरीर पे मत लगाओ. इफ एनीथिंग, जो भी सिंपल चीज, कुछ भी लो, अगर आपने उस केमिकल का नाम नहीं सुना और वो केमिकल आप रूटीन में अपने शरीर पे नहीं इस्तेमाल करोगे, तो फिर क्यों यूज करना? क्यों बीमार पड़ना चाहते हो? टेम्पररी खुशी के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज मत लाओ. हेल्दी रहना इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ. स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बड़ी बरकत है आपकी लाइफ में. और यही प्रे होनी चाहिए, यही प्रेयर होनी चाहिए. अगर ये सारे केमिकल्स यूज़ करके आपको वो छोटी सी खुशी मिलती है जो वन टाइम है, तो वन टाइम कर लो. 2 बार है, कर लो. नेल पेंट लगाना है, लगा लो 6 महीने में 1 बार. रेगुलर नहीं, क्योंकि वन टाइम लगाओगे ना, बॉडी उसको इजेक्ट आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी. बार बार लगाते रहोगे ना, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बोल जाएगा यार ये तो नेचुरल है, इसको मतलब इसका दिमाग पलट गया, इसको बीमारी पड़ना है. सिंपल. तो बॉडी भी तो रिवेंज लेगी ना. म्यूजिक से कैंसर हीलिंग होती है, थेरेपी? यस यस. इनफैक्ट हम लोग ऋषभ का शो कर रहे हैं, ऋषभ रेखी राम शर्मा का, सितार फॉर मेंटल हीलिंग. द रीज़न वाई वी कनेक्टेड इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, कि एक जब हम
जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें एक सेशन होता है जिसमें हम म्यूज़िक हीलिंग कराते हैं, जहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि ये मेडिटेशन करना है और ये हीलिंग करनी है। सितार फॉर मेंटल हीलिंग एक जो प्रोजेक्ट है ऋषभ रिखीराम शर्मा का, ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। सो म्यूज़िक से अगर आप जब हील होते हो, आई थिंक आप सब कुछ भूल जाते हो। कभी भी ट्राई करना, आपका फेवरेट सॉन्ग हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मूड ख़राब है, आप गाड़ी में या घर पर वो म्यूज़िक अपना जो फेवरेट गाना वो लगा देना, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। कभी भी ट्राई करना। दुखी दिल है, रोने वाले गाने मत लगाना, अपने पसंद का गाना लगाना। खुश हो, अपना पसंद का गाना लगाना। बॉस से झगड़ा हुआ है, पसंद का गाना लगाना। कुछ भी बुरा हुआ है और कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। सो देयर इज दिस हार्मोन विच इज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, विच इज़ अ फील गुड हार्मोन। जो जादू की झप्पी थी ना मुन्ना भाई की, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, 7 सेकेंड हग वाली, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो बॉडी में यू फील गुड। म्यूज़िक वो थेरेपी है जो आपके सारे इमोशन को हील करती है। लोग उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपको कुछ भी करना है ना, एक डेली रिचुअल बना लो, म्यूज़िक सुन लो। बुरा मूड है, म्यूज़िक सुन लो। अच्छा मूड है, म्यूज़िक सुन लो। ख़राब फील कर रहे हो, म्यूज़िक सुन लो। वॉट एवर, पंजाबी गाने पसंद है, कुछ भी पसंद है, वॉट एवर, आपका फेवरेट सॉन्ग, आपको वो ऐसा रेजोनेट करेगा कि एवरी सेल वुड वाइब्रेट इन अ फ्रीक्वेंसी जो केवल हील करेगी। कितना भी केमिकल खा लिया, क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक भी अंदर ले लिया, बट एवरी सेल ऑफ द बॉडी वुड केवल हीलिंग पे जाएगी अपने आप ही। क्या जादू है म्यूजिक में, नहीं पता मुझे। क्या स्टडी हुई है, नहीं पता मुझे, बट आई हैव सीन इट लाइव। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी एंटी कैंसर डाइट है जो महिलाओं को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए जिससे कैंसर खतरा कम हो जाए?